13 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल है वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के रिगार्डिंग है कि टाइमली रीसेट फॉर दिस एक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल में बात करेंगे मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन और इंटेलेक्चुअल लीडरशिप के रिगार्डिंग। उसके बाद अगले आर्टिकल में वी वुड एनालाइज की हाउ सस्टेनेबल इज इंडियाज E20 पुश। एंड नेक्स्ट वी वुड एनालाइज द न्यू जो मनरेगा वर्जन है एंड वेयर इट फॉल्स शॉर्ट, सो वी वुड एनालाइज दिस एज वेल। और लास्टली हम जो डेटा सेंटर के रिगार्डिंग इंडिया में आ रहे हैं तो कितना पावर कंजम्पशन होगा और वाटर को कितना कॉस्ट करने वाला है, तो उसका एक एनालिसिस है। तो इस आर्टिकल में जो रिसेंट चेंजेस किए गए हैं, जहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना में जो हाउस होल्ड साइज़ है उसकी जगह अब एक फ्लैट कोटा कर दिया गया कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल के बेसिस पे जो फूड एंटाइटलमेंट था वो अब दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इंडिया की फूड सिक्योरिटी डिबेट है वो एक नए फेज में चली गई है, जहाँ देखा गया है कि ऐसे जो इंडिविजुअल्स जो अनेबल टू अफोर्ड ICMR NIN डाइट, उसका जो नंबर है वो 52% से अब 25% हो गया है। इसका मतलब ज़्यादा लोग अफोर्डेबल डाइट्स वो मतलब जो ICMR NIN डाइट है उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन स्टिल जो एडिक्वेट डाइट है उसके रिगार्डिंग जो करोड़ ऑफ लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पॉवर्टी, हंगर और डाइटरी अफोर्डेबिलिटी है वो आपस में ओवरलैप करती हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। अब देखो, जो पहले 35 kg पर हाउस होल्ड दिया जाता था अंत्योदय अन्न योजना में जो फूड ग्रेन का एंटाइटलमेंट है, तो ऑथर का मानना है कि वो इनहेरेंटली रिग्रेसिव है, क्योंकि एक 7 मेंबर फैमिली है उसको तो 5 kg पर पर्सन मिल जाएगा, लेकिन अगर 8 मेंबर्स हो जाएंगे तो वो जस्ट 4.4 kg हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पर पर्सन एंटाइटलमेंट जैसे जैसे फैमिली ग्रो करेगी तो वो कम होता जाएगा। अगर हम देखो, दूसरा इसका एस्पेक्ट है कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, स्पेशली जो एल्डरली पर्सन है और जो विडोज अकेली रह रही हैं, तो उधर का मानना है कि भाई वो भी जो अर्लियर स्कीम थी उसमें सबको सेम कैलकुलेशन लॉजिक से इक्वल ही फूड मिलता था, तो उनको जो, जबकि उनकी जो डिफरेंट न्यूट्रिशनल नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। अगर हम चाइल्ड का डेटा देखें तो हालांकि चाइल्ड का डेटा में जो NFHS 6 है वहाँ दिखा रहा है कि स्टंटिंग में जो वो बिल्कुल गिरी है, कि पहले 35% लोगों बच्चों में स्टंटिंग देखी जा रही थी, अब वो 29% में हो गई है। लेकिन जो वास्टिंग और अंडरवेट का जो डेटा है वो बेयरली मूव करा है, और अभी भी लगभग 6 से 23 मंथ के जो चिल्ड्रंस हैं उनमें 15% बच्चों को ही मिनिमल एडिक्वेट डाइट मिल पा रही है। अब देखो, इंडिया में डबल बर्डन भी है माल न्यूट्रिशन का, कि लगभग 10 करोड़ के आसपास डायबिटीज़ पेशेंट हैं, 13 करोड़ के आसपास जो प्री डायबिटिक पेशेंट हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि जो अंडर न्यूट्रिशन है वो भी परसिस्टेंट है, और जो मैटरनल माल न्यूट्रिशन है या लो बर्थ वेट है वो भी एक तरीके से जो NCD है उसका जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनका रिस्क बच्चों में बढ़ा रहा है। ठीक है। तो जो डाइट का कंपोनेंट्स हैं उसको भी देखेंगे तो वहाँ भी एक स्क्यूड पैटर्न नज़र आता है, कि जो कार्बोहाइड्रेट सप्लाई है वो डेली नीड्स का 62% ऑफ डेली एनर्जी है उतना ही सप्लाई हो पा रहा है, जबकि जो 12% जो प्रोटीन है वो सप्लाई हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो फिर भी थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, लेकिन प्रोटीन का इंटेक काफ़ी कम है। तो ओवरऑल क्या दिखा रहा है कि भाई जो फूड बास्केट है वो अभी भी क्या है कि एक इम्बेलेंस्ड डाइट उसमें कंपोजिशन है। तो ऑथर बोलते हैं कि जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट है उसमें एक तरीके से पर कैपिटा फॉर्मूला कर दिया गया है, कि अभी क्या है 7 kg पर पर्सन को दिया जाएगा और कैप्ड है 35 kg। जबकि अब इसमें क्या होगा कि अगर कोई 1 to 4 मेंबर हाउस होल्ड है तो उनको नुकसान होगा, 20 से 80% तक का नुकसान होगा, कि पहले उनको फिक्स मिल रहा था 35 kg, अब उनको मिलेगा कि भाई जितने पर्सन है उसके हिसाब से। तो बिल्कुल इससे मतलब जो स्मॉलर या वल्नरेबल हाउस होल्ड है उनको नुकसान होगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो पहले वाला फॉर्मूला था जहाँ पे 35 kg क्या था, अ, मतलब जो फ्लोर भी था और सीलिंग भी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि भाई एक बंदा होगा तो 35 kg, 5 बंदे होंगे तो 35 kg। तो उससे जो पर पर्सन फॉर्मूला था वो एक तरीके से मीनिंगलेस हो गया था। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम बता रहे हैं कि भाई जो कवरेज है
वो उसको भी अपडेट करने की ज़रूरत है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में बोला गया था कि 75% रूरल और 50% अर्बन, इतने लोगों को हम फूड अवेलेबल करवाएंगे 2011 के सेंसस डेटा के हिसाब से। अब देखो अभी 2025 के हिसाब से लगभग इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 146 करोड़ के आसपास। तो इसमें से जो अर्लियर फार्मूला था कि उसके हिसाब से माना गया कि 80 करोड़ बेनिफिशियरी होंगे। तो पहले तो 2/3 की बात होती थी कि 2011 के सेंसस से, लेकिन अभी ये पॉपुलेशन कितनी रह गई है, ओनली 55% रह गई है। तो वो दिखा रहा है कि जो 2027 का सेंसस है उसमें डेटा को अपडेट करने की ज़रूरत है। अब देखो ऑथर एक और चीज़ बोलते हैं कि भाई बिल्कुल कोर सीरियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है इस स्कीम में, लेकिन अब हमें अगर डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन के लिए बाकी जो सीरियल्स हैं उनको लाने के लिए एक सेपरेट और पैरेलल ट्रैक को लाने की ज़रूरत है, ताकि हम जो प्रोटीन रिच फूड है उसको उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। साथ में जो लास्ट माइल वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इंडिया में सब्सटेंशियली पुश करने की ज़रूरत है। जैसे इंडिया में अभी क्या है, लगभग 5.5 लाख POS एनेबल्ड फेयर प्राइस शॉप्स हैं। ऐसे ही 5.5 लाख जो वन नेशन वन राशन कार्ड लिंक्ड आउटलेट्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हम जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है उसको डिलीवर कर सकते हैं अलोंग साइड जो PDS है, आंगनबाड़ी है और PM पोषण जो डिलीवरी है उसके साथ साथ। तो ये हमें इंश्योर करना होगा। अब देखो इंडिया में फूड सब्सिडी बिल है वो ऑलरेडी काफ़ी लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रहा है 2026-27 में देखें तो। अब ऐसे में अगर हम फिर से कोई न्यू न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन लेके आएँ तो उससे पहले स्टेट लेवल पे प्रॉपरली हमें पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू चेक करना होगा, असेस करना होगा कि भाई रियल कंजम्पशन कितना हो रहा है, एनीमिया और ग्लाइसेमिक आउटकम्स क्या हैं, तभी हमें फुल स्केल पे उसको फिर रोल आउट करना चाहिए। तो ऑथर बोल रहे हैं कि जो पीरियोडिक और एविडेंस बेस्ड रिव्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्कीम कैसे रेस्पॉन्सिव तरीके से इम्प्लीमेंट की जा सकेगी, साथ ही जो फाइनेंशियल डाइवर्सिफिकेशन है वो भी इसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा ऑथर बोलते हैं कि भाई जो नेक्स्ट फूड सिक्योरिटी रिफॉर्म है उसमें इंडिया को दो चीज़ें साइमल्टेनियसली करनी होगी। पहला तो हमें अपने लोगों को हंगर से बचाना होगा, साथ ही जो डाइटरी ड्राइवर्स हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ या अदर एनसीडी डिजीज़ हो रही हैं अलोंग विथ अंडर न्यूट्रिशन, तो उसको भी एड्रेस करना होगा। तो इंडिया का अल्टीमेट बोलते हैं कि भाई फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग सक्सेस इस बात पे नहीं मेज़र की जानी चाहिए कि हम कितने टन्स ऑफ ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बल्कि इस बात पे मेज़र की जानी चाहिए कि क्या ये वल्नरेबल फैमिलीज इनफ खा पा रहे हैं, क्या हेल्दी खा पा रहे हैं, या जो एक्सेस है वो अल्टीमेटली जो लास्ट माइल पर्सन है वहाँ तक पहुँच पा रहा है कि नहीं। इस पे हमें सक्सेस को रीडिफाइन करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल वो मिलिट्री रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग है कि PM मोदी ने रिसेंटली एक कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस मतलब उसको 2014 में अटेंड किया था। उसके बाद वो प्रॉपरली जो मिलिट्री रिफॉर्म का विजन था उसके साथ डिसअपॉइंटेड थे। तो उन्होंने ऐसे में जो ट्राई सर्विस मिलिट्री है उसको डायरेक्ट किया कि रिफॉर्म्स को ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस लाई जाए, उनमें सिनर्जी लाई जाए और जो स्लैब है उनको रिड्यूस किया जाए। तो देखो ऑथर का मानना है कि जो ट्राई 3 सर्विस हैं उनमें अभी भी जो कंसेंसस ऑन इंटीग्रेशन वो लैक करता है। अ, स- म, वो भी लार्जली जो स्ट्रेटजिक डायरेक्शन है उसमें, क्योंकि जो पॉलिटिकल मिलिट्री जो इंटीग्रेशन होना चाहिए अपेक्स लेवल पे वो मिसिंग है। तो ऐसे में जो कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स की जगह एक तरीके से जो इंटर सर्विस राइवलरी है वो देखी जा रही है। तो इसका बोल रहे हैं कि एक तरीके से पोस्ट कॉलोनियल लेगेसी है जहाँ पे एंटी इंटेलेक्चुअल ब्रिटिश एथोज को फॉलो किया गया, और ये गैप लगभग 1980 तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन 1980 में जो सुंदर जी हैं, जनरल K. सुंदर जी, उन्होंने इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी एफर्ट डाले। अब देखो एक और प्रॉब्लम जो आती है वो है अपवार्ड मोबिलिटी ट्रैप, कि अगर 2 स्टार रैंक या इससे अबव का ऑफिसर है और वो अगर डिसेंटिंग वॉइस करता है या अपने व्यूज़ रखता है तो ऐसे में उसकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है उसके ऊपर ही खतरा आ जाता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी ओवरऑल जो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है
या नॉलेज है उसमें डेफिसिट दिखता है कि भाई मोस्टली जो ऑफिसर्स हैं वो जो उनकी पोस्टिंग है उसके ऑपरेशंस के रिगार्डिंग ही फोकस रहते हैं। इंटेलेक्चुअल वर्क है वो काफ़ी कम किया जाता है। अब देखो ऑथर बोलते हैं कि रिसेंटली देखा गया कि जो पीएचडी अर्नड है ये जो मिलिट्री ऑफिसर्स उसका नंबर बिल्कुल जंप हुआ है, लेकिन अभी भी ये जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है और मिलिट्री स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग नॉलेज है वो प्रॉपरली ट्रांसलेट हुआ नहीं है। ठीक है, मोस्टली ये अभी भी क्या है एकेडमिक लेवल पे है। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको एक्टिवली एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहाँ इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हैं वो फ्लरिश कर सकें। ऐसे में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस इस ये भी एक इम्पोर्टेंट अपना रोल सर्व कर सकती है। तो जो प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन है वो हालांकि इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे है, लेकिन उसको भी एक रियल स्ट्रेटजिक कैपिटल इसके तौर पर हमें मॉडिफाई करने की और इनोवेट करने की ज़रूरत है। तो ये है कि भाई जो सस्टेन्ड मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल डेप्थ पे डिपेंड करता है, ना कि जो कमांड स्ट्रक्चर है उसको सिर्फ रीऑर्गेनाइज करने में या जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करने में। तो एक बिल्कुल होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए होगा जिसमें जो भी पॉलिटिकल लोग हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या आर्म्ड फोर्सेस के सीनियर लोग हैं वो इन्वॉल्व रहें, ताकि जो इंडिया आने वाले जो भी साइबर चैलेंज है, न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, इनको बढ़िया से मैनेज कर सकें। तो अब हम बोल सकते हैं कि भाई जो रियल टेस्ट है वो जो मिलिट्री है उस बिल्कुल एलिफेंट पेस्ड है, धीरे धीरे वहाँ पे चीज़ें चेंज होती हैं। हायरार्किकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिल्कुल उसका अगर हमें इंटेलेक्चुअल प्रोडक्टिविटी रेज करनी है तो उसके लिए जो पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीनियर लीडरशिप पे है कि कैसे पॉलिटिक्स और जो मिलिट्री है वो आपस में मिलके एक कोऑर्डिनेट वे में मिलिट्री रिफॉर्म्स ला सकते हैं। देखो अभी जो E20 व्हीकल है उसके रिगार्डिंग काफ़ी डिबेट चल रही है कि लोकसभा में अगस्त 2026 में गवर्नमेंट ने बोला कि E20 की वजह से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए इतना फॉरेन एक्सचेंज बच गया क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए। वहीं जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने बोला कि भाई ये व्हीकल्स को डैमेज कर रहा है और ये जो भी इम्पोजिशन है वो विदाउट एडिक्वेट कंसल्टेशन हुआ था, तो ये भी प्रॉब्लम है। अब देखो डेटा की बात करें तो इंडिया में लगभग 24 करोड़ लीगेसी व्हीकल है और जो लगभग 77% पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल हैं तो वो कभी भी E20 के लिए इंजीनियर्ड ही नहीं थे। और जो एथेनॉल है उसकी में भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, जैसे वो पोलर सोलवेंट है तो जो रबड़ और प्लास्टिक कंपोनेंट है इनको डिग्रेड कर देता है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस भी है, इसकी वजह से मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है और जो फ्यूल सिस्टम है उसको कोरोड कर देता है अगर वो उस पर्टिकुलर फ्यूल के लिए नहीं बने हैं तो। अब देखो एक प्री 2023 का सर्वे किया गया था तो उसमें बोला गया है कि जो 66% लोग हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि भाई माइलेज लॉस हुआ है। वहीं 55% लोगों ने बोला कि भाई मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो गई है। और गवर्नमेंट का क्लेम है कि सिर्फ इससे 2 से 6% एफिशिएंसी की पेनल्टी आएगी अगर कोई व्हीकल E20 के लिए डिजाइंड है, E10 के लिए डिजाइंड है। अब देखो दूसरा इसमें इशू है वो ये है कि FCI के गोदान से जो राइस, शुगर केन जूस और बी हैवी मोलिसिस है इनको डाइवर्ट किया जा रहा है, किसके लिए, एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो ये भी एक फूड सिक्योरिटी रिस्क खड़ा कर सकता है कि अगर मानसून फेलियर होता है या क्रॉप शॉर्टफॉल देखी जाती है तो। इसके अलावा एक जो पोटेंशियल इशू है वो है कॉर्न इंपोर्ट का कि भाई जो कॉर्न इंपोर्ट है वो भी रिवाइव कर सकते हैं। तो हालांकि अभी तो क्या हो रहा है कि एथेनॉल के लिए डायरेक्ट इंपोर्ट है उनको बैन कर रखा है, लेकिन जो US कॉर्न इंडस्ट्री है उसकी एक लॉबिंग देखी देखी जा रही है कि वो लोग क्या चाह रहे हैं कि इंडिया कॉर्न का इंपोर्ट करे और अल्टीमेटली इसकी वजह से एक जो जियो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो भी कैलकुलेशन में आ रही है। अब देखो कि एथेनॉल और पेट्रोल जो व्हीकल है दोनों अलग अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं, दोनों की कॉस्टिंग अलग होती है, टैक्सेशन अलग होता है, प्रोक्योरमेंट रेजिम भी अलग अलग है। तो ऐसे में क्या गवर्नमेंट का क्लेम सही है कि नहीं उसको जेनुअनली असेस कर पाना डिफ़िकल्ट होगा। अब देखो एक डेटा है कि जो अप्रैल 2023 के बाद जो मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल है लगभग 23% ऑफ टोटल फ्लीट है, 7 करोड़ व्हीकल है। तो वो क्या आ रहे हैं एथेनॉल रजिस्टेंट इलास्टोमर के साथ आ रहे हैं।
साथ ही जो फ्लोरिनेटेड फ्यूल लाइंस उनमें डाली गई हैं, रिकैलिब्रेटेड इंजन कंट्रोल यूनिट्स हैं। तो इनमें देखा गया है कि जो एथेनॉल की या E20 की वजह से जो रिस्क है वो जनरली थोड़ा कम है। तो वो दिखा रहा है कि जो व्हीकल्स हैं, जो न्यूअर व्हीकल्स हैं, वो मोर सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अब देखो, इसके अलावा आईआईटी कानपुर ने भी एक रिसेंटली स्टडी की थी, तो उसमें आया कि जो एक्चुअल में जेन्युइन एफिशिएंसी लॉस है वो लगभग 5% से भी कम है। इवन जो ब्राज़ील है उन्होंने भी सिमिलर एथेनॉल ब्लेंडिंग के रिगार्डिंग ट्रांजिशन किया था। तो वहाँ की जो मल्टी डिकेड उनका एक्सपीरियंस है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ देखा गया कि उन्होंने जो स्टेप्स में इसको फ्यूल को शिफ्ट किया था। तो हम भी, इंडिया भी इससे लर्न कर सकता है। और इसके अलावा जो शुगर इंडस्ट्री है, वहाँ का डेटा भी सजेस्ट कर रहा है कि जो शुगर की जो डाइवर्जन है टू एथेनॉल, उसकी वजह से शुगर अवेलेबिलिटी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है। अब देखो, ये बात तो सही है कि इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो कम हुए हैं। लगभग अगर 10 बिलियन लीटर ऑफ पेट्रोल को हम सब्सटीट्यूट करते हैं विद एथेनॉल, तो लगभग एक महीने का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो सब्सटीट्यूट होता है। तो इससे बहुत सारा फोरेक्स है उसकी भी सेविंग होती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये कितना सस्टेनेबल होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम जो लॉन्ग टर्म में पॉलिसी लेके आएंगे वो कितनी ट्रांसपेरेंट है, फेस्ड कम्युनिकेशन मॉडल पे बेस्ड है, और अल्टीमेटली हम जो ब्राज़ील में एक तरीके से जो सक्सेसफुल मॉडल या सक्सेसफुल ट्रांजिशन देखा गया है उसको रिप्लिकेट कर पाते हैं कि नहीं। देखो, नेक्स्ट आर्टिकल में जो वीजीजी रामजिया अर्लियर जो मनरेगा स्कीम है उसका असेसमेंट किया गया है कि बहुत सारे क्लेम किए गए थे कि भाई गारंटीड वर्क हैं वो भी 125 कर दिए हैं 100 से। यूनिवर्सल रूरल रोल आउट किया गया, जो सेंट्रल का एलोकेशन भी बहुत बढ़ा दिया गया था, और जो स्टेट का कंट्रीब्यूशन वो 40% कर दिया गया था। लेकिन देखा गया कि इसका जो ग्राउंड लेवल पे जो स्टोरी है, जो डेटा है, वो कुछ और ही कहता है। अब देखो, एक इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ एक डेटा मतलब इन्वेस्टिगेशन करवाया था, उसमें पाया कि लगभग 50% जो ईयर ऑन ईयर इन फर्स्ट मंथ वहाँ पे डिक्रीज देखा गया, कि जो पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल्स हैं या हाउस होल्ड्स हैं वो भी लगभग आधे हो गए। तो इसके रिगार्डिंग एक और जो डेटा है उसमें देखा गया कि लगभग जो पर्सन डेज दिया वर्क दिया जाता है वो 33 करोड़ से 21 करोड़ हो गया, 35% के आसपास डिक्लाइन देखा गया। तो ये क्या दिखा रहा है कि ओवरऑल नंबर ऑफ डेज जो काम करें वो कम हो गए हैं। और जो 125 डेज की गारंटी थी वो भी ऑथर बोल रहे हैं कि क्या है, बस एक जुमला है, कि जहाँ पे बस ओब्लिगेशन है लेकिन काम प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। इवन जो सेंटर ने क्लेम किया है कि भाई 95,000 वो अलोकेट करेंगे, और टोटल 1,55,000 करोड़ का टोटल अलोकेशन है जिसमें 40% स्टेट्स को देना है। तो वो बोल रहे हैं वो भी नॉशनल ही है। अगर वर्क दिया ही नहीं जाएगा, अगर वर्क दिया ही नहीं जाएगा तो एक्चुअल में कभी स्टेट को ये पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, और जो अलोकेशन होगा वो ऑन पेपर ही रहेगा। इवन जो 3 रुपये 300 पर डे इतना फ्लोर वेज रखा गया है, तो वो भी जो सत्यपत कमेटी 2018 में बनाई गई थी, उसने रिकमेंड किया था कि 375 रुपये होने चाहिए बेसिक मिनिमम पे, और जो स्टेट का मिनिमम पे है उससे भी कम है। और जो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे मैंडेटरी केवाईसी कर दिया, या फिर एक फेशियल रिकॉग्निशन से NMMS, इससे भी दिन में आपको 2 बार मैचिंग करवानी पड़ेगी। तो इसकी वजह से भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो जॉब कार्ड्स हैं वो डिलीट किए जा रहे हैं और एक्सक्लूजन हो रहा है जो वर्कर्स का। तो ये भी दिखा रहा है कि ओवरऑल क्यों जो पार्टिसिपेशन है वो गिर रहा है। अब देखो, ऑथर बोल रहे हैं एक तो जो कॉस्ट शेयरिंग फार्मूला है उससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, कि वो स्टेट्स से कंसल्ट नहीं किया गया, जो 40% उनके ऊपर इम्पोज किया गया उसके लिए। साथ में जो ऑथर हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो E KYC और जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है उसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि फेशियल मैचिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से सिस्टमेटिक डिनाइल और फॉर एक्सेस ऑफ वर्क है। तो ओवरऑल बोल रहे हैं कि इससे जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस हैं या रूरल वर्कर्स हैं, स्पेशली जो वुमेन, वो इसका रियल बर्nt झेल रही हैं। और हमें क्या करना चाहिए, कुछ रिफॉर्म जैसे एडिक्वेट फंडिंग इंश्योर करनी चाहिए, एक जो लिविंग वेज है वो उसको भी बढ़ाना चाहिए।
और जो एक्सक्लूजनरी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके मैंडेट को भी रिमूव करना चाहिए। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में स्ट्रेंथ देखा जा रखा है उसको भी आर्टिकल 258 के तहत मतलब अकोमोडेट करना चाहिए, ताकि मतलब जो फिस्क, और साथ में बोल रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिजिकल और पॉलिटिकल रिस्क है उसको स्टेट पे ट्रांसफ़र कर दे रही है, तो उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब देखो इस आर्टिकल में ऑथर ने बोला कि इंडिया को 2047 तक 3 नॉन ऑफिशियल डेवलपमेंट गोल्स पे काम करना चाहिए। तो एक तो भाई फाइनेंशियल वेलबींग हो जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की इम्प्रूव हो जाए ताकि जो पीपल सेंटर्ड गोल हों, और जो रीजनल और ग्लोबल लीडरशिप है उसमें भी इंडिया को आगे आना चाहिए। तो ये 3 गोल हो सकते हैं हमारे लिए। अब देखो ऑथर बोल रहे हैं कि 2047 तक कोई स्पेसिफिक गोल्स हैं नहीं, कोई मतलब ऐसे नॉन ऑफिशियल गोल डिक्लेयर नहीं कर रखे हैं। तो ऐसे में जो फाइनेंशियल वेलबींग है उसमें फोकस होना चाहिए कि भाई जॉब प्रोवाइड करवाई जाए, और उसमें भी स्पेशली जो लो इनकम ग्रुप है उसके ऊपर फोकस किया जाए। साथ में इंडिया की जो जीडीपी है उसको, उसके लिए 8 से 10% रियल पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ, इसका जो टारगेट है उसके ऊपर भी फोकस करा जाए। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो एयर और वाटर पोल्यूशन है उसकी समस्या को हल किया जाए। साथ में जो रूरल अर्बन हेल्थ सर्विस गैप है उसको भी ब्रिज करने की ज़रूरत है। अगर रीजनल लीडर बनना है तो उस केस में नेबरहुड रिलेशंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। साथ ही जो क्रॉस बॉर्डर यूथ कनेक्शन है वो भी इंडिया को इम्प्रूव करने चाहिए। और इसके अलावा जो हमारे पास एक बड़ा एजेंडा है वो क्या है, क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लान जो 2026 में ड्यू है, तो उसके ऊपर भी इंडिया को काम करना चाहिए। तो ऑथर बोल रहे हैं कि इवन नॉन ऑफिशियली भी हम 2047 तक कुछ गोल्स रखेंगे। तो उसमें जो अगर क्लियर गोल होंगे हमारी फाइनेंशियल वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ और रीजनल लीडरशिप, तो हम क्या कर सकते हैं, कंसेंसस बिल्ड कर सकते हैं, सब गोल डिसाइड कर सकते हैं, और जो सेक्टोरियल रोड मैप है उसको बिल्ड कर सकते हैं ताकि जो विकसित भारत का हमारा गोल है उसको अचीव किया जा सके। साथ साथ वो जो एक तरीके से अल्टीमेट जो हमारा सेंस ऑफ पर्पज़ है, वो जो ग्रोथ है उसको भी हम स्ट्रीमलाइन कर सकें। तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।